Hello students, in today class we are going to discuss another important and interesting topic of modern Indian history, that is militant nationalism. इस टॉपिक में हम लोग जो सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज मीनिंग एंड राइज. मिलिटेंट नेशनलिज्म का मीनिंग क्या, मतलब क्या होता है और इसका राइज कब हुआ, इसका पीरियड कौन सा था इंडियन हिस्ट्री में, इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन से थे और इसके कॉजेज क्या थे. व्हाट वर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म इन अवर कंट्री. दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे क्लास. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट इज द मीनिंग एंड राइज. मीनिंग मतलब क्या होता है मिलिटेंट नेशनलिज्म का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मिलिटेंट नेशनलिज्म. तो मिलिटेंट नेशनलिज्म, मिलिटेंट का मतलब होता है उग्र और नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद. तो उग्र राष्ट्रवाद इज द मीनिंग ऑफ दिस मिलिटेंट नेशनलिज्म. तो उग्र मीन्स मतलब समथिंग वेरी मच रेडिकल, और जिसमें हम अपनी बात को बहुत फोर्सफुली और बहुत स्ट्रांगली अपनी बात को हम रखेंगे. दैट इज नोन एज द मिलिटेंट. मिलिटेंट को हम इस फॉर्म में लेंगे. और राष्ट्रवाद जो कि इसको बोला गया उग्र राष्ट्रवाद. तो उग्र राष्ट्रवाद की जरूरत, अपनी बात को बहुत स्ट्रांगली ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, जिसको हम यूज कर रहे हैं वर्ड मिलिटेंट नेशनलिज्म. क्योंकि मिलिटेंट नेशनलिज्म का जो टाइम पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 1905 टू 1918 and Congress was established in 1885. From 1885 to 1905 was the period of the moderates. और moderates की जो पॉलिसी थी वो that was based on 3 P's, that is प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड पेटिशन. वो अपनी बात को ब्रिटिश के सामने जो रखते थे फोर्सफुली और स्ट्रांगली नहीं रखते थे, वो बहुत लाइटली अपनी बात को रखते थे क्योंकि उनको भरोसा था कि ये हमारी बातों को एक्सेप्ट कर लेंगे. पर अनलकीली ऐसा हुआ नहीं. तो जब ऐसा नहीं हुआ तो इंडियन लीडर्स के माइंड में आने लगा कि अब हमें वी मस्ट गो फॉर सम अनदर वे. तो और वो अनदर वे जो था वो उन्होंने अपने रास्ते को चेंज किया. उसमें से मॉडरेट्स के अंदर से दूसरे लीडर्स आए जिनका व्यूज जो था वो ये था कि हमें मॉडरेट थिंकिंग, मॉडरेट पॉलिसीज को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ब्रिटिश उन बातों को हमारी सुन नहीं रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं इसको. तो इसलिए उन्होंने बोला कि अब हमें अपनी बातों को बहुत स्ट्रांगली और बहुत फोर्सफुली ब्रिटिश के सामने रखना होगा जिससे वो हमारी बातों को सुने और उसको इम्प्लीमेंट करें. तो दैट वाज द मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड इट्स टाइम पीरियड वाज फ्रॉम 1905 टू 1918 एंड इट्स इंपॉर्टेंट लीडर्स वर अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक. दे वर द इम्पॉर्टेंट लीडर्स. और जिसमें जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स बाद में रहे जैसे लाला लाजपत राय, उनको बाल पाल लाल के नाम से भी जाना जाता है. तो दे वर द इम्पॉर्टेंट leaders of this militant nationalism, and this militant nationalism is also known as extremism. Now we are going to discuss what were the causes which were responsible for दिस मिलिटेंट नेशनलिज्म इन अवर कंट्री. देखिए स्टूडेंट, जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया, अब हम इसका कॉजेज को डिस्कस कर रहे हैं. तो फेलियर ऑफ द मॉडरेट, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि जो मॉडरेट्स थे उनकी पॉलिसी 3 P's की थी, प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड पिटिशन. तो वो अपनी बात को बहुत लाइटली रखते थे और उनकी बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं सुना. एंड फ्रॉम 1885 टू 1905 द इंडियंस couldn't get anything substantial from the British government, and that's why there was the dissatisfaction among the मॉडरेट लीडर्स ऑल्सो. तो फर्स्ट जो कॉज था राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म का या राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म का इंडिया के अंदर, वो यही था कि मॉडरेट्स जो थे वो कंप्लीटली फेल हो चुके थे. सेकेंड पॉइंट में जो हम लोग डिस्कस करते हैं तो दैट वाज, जब हम लोगों ने जो डिस्कस किया दैट वाज द फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स. तो मॉडरेट्स का जो फेलियर हुआ, तो इसमें जब मॉडरेट्स का जब फेलियर हो गया तो इंडियंस को ये बात समझ में आने लग गई थी प्रैक्टिकली, पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस थे, जो ये देख रहे थे कंट्री की राजनीति, पॉलिटिकल फील्ड में इंडिया किस तरफ जा रहा है, उनके माइंड में ये बात अच्छी तरह से बैठ चुकी थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका एक सोल पर्पस, एकमात्र लक्ष्य सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना है इंडियंस का, जिससे कि वो इंडिया का पैसा इंडिया से इसमें इंग्लैंड में ले जाएं. तो दैट इज टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मोर एंड मोर मनी फ्रॉम इंडिया. दैट वाज द सोल एम ऑफ दिस ब्रिटिश पीपल. और जब तक हम ब्रिटिश की इन पॉलिसीज को चेंज नहीं करेंगे या ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेंज नहीं करेंगे तब तक इंडिया में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है. ये लोगों के माइंड में ये बात समझ में आने लग गई थी, जिससे दैट बिकम ए कॉज ऑफ द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंट नेशनलिज्म ऑल्सो इन अवर कंट्री. अब अरबिंदो घोष जो इसके इंपॉर्टेंट लीडर थे, उन्होंने 1893 में एक बुक लिखी
एक मैगजीन थी इंदु प्रकाश, और उसमें इन्होंने ब्रिटिश की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया। उसके साथ साथ ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज करने में बाल गंगाधर तिलक वॉज देयर, रविंद्रनाथ ठाकुर वॉज देयर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, इन सब लोगों ने ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी और जो मॉडरेट्स की पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया। उसके रिजल्ट ये रहा कि 1895 तक जाते जाते मॉडरेट्स में कांग्रेस के अंदर जो मॉडरेट्स थे उन्हीं के अंदर कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो गया था, और जो मॉडरेट्स बाहर निकल कर आए कांग्रेस से वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स बने। तो दैट्स हाउ द कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन वाज द मॉडरेट्स एंड सेकंड वाज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। अब यूके के अंदर, इंग्लैंड में इस टाइम जो गवर्नमेंट थी दैट वाज नॉट द लिबरल गवर्नमेंट, दैट वाज द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। दैट पीरियड वाज फ्रॉम 1888 टू 1905, और इस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर गवर्नर जनरल्स अपॉइंट हुए उसमें लॉर्ड लैंडस्टोन वाज देयर, लॉर्ड एल्जिन वाज देयर एंड लॉर्ड कर्जन वाज देयर। इनकी पॉलिसी ये थी कि इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म स्टार्ट हो चुका है उसको ब्रूटली सप्रेस करना है, एनी हाउ उसको खत्म करना है। तो ये जब पॉलिसीज ये लोग स्टार्ट करेंगे तो इंडियंस के ऊपर डेफिनेटली ऑटोक्रेसी की जाएगी, अत्याचार किए जाएंगे। तो इससे इंडियंस जो थे उनके माइंड में ब्रिटिश के अगेंस्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग और एक आक्रोश जो था या गुस्सा जो था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट इंडियंस के माइंड में आ रहा था, और उनको उसी तरह के लीडर्स भी मिल रहे थे। तो लीडर्स जो थे वो मासिस के गुस्से से, आक्रोश से एनकरेज हो रहे थे, और मासेस जो थे, इंडियन मासेस जो थे वो अपने लीडर्स से एनकरेज हो रहे थे। तो जब दोनों एक दूसरे से एनकरेज हो रहे थे तो दैट बिकम ए कॉज ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म और दिस मिलिटेंट नेशनलिज्म और एक्सट्रीमिज्म इन अवर कंट्री। उसके साथ साथ कुछ इवेंट्स हुए, जैसे 1896 के अंदर प्लेग फैल गया। अब जब प्लेग फैला दैट बिकम एन एपिडेमिक, और वो बॉम्बे में हुआ। अब प्लेग के पेशेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए जो पुलिस जो थी, ब्रिटिश पुलिस जो थी, वो इंडियन हाउसेस के अंदर फोर्सफुली घुस जाती थी, जिसमें एल्डरली पर्सन्स हों या छोटे बच्चे हों या विमेन्स हों, लेडीज हों, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था इन द नेम ऑफ सर्चिंग द प्लेग पेशेंट्स। इससे जो नाटू ब्रदर्स थे, जिनको छप्रेकर ब्रदर्स भी बोला जाता है, बालकृष्ण एंड दामोदर छप्रेकर, उन्होंने प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड वाज द प्लेग कमिश्नर दैट वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड दीज टू नाटू ब्रदर्स और छप्रेकर ब्रदर्स भी उनको बोला जाता है, उन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड का मर्डर कर दिया। जब उसका मर्डर हुआ तो लोगों को ये बात बिल्कुल ठीक लगी, क्योंकि प्लेग कमिश्नर रैंड की वजह से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ब्रिटिश पुलिस जो थी वो लोगों के घरों में जाकर उनसे मिसबिहेव करती थी। तो लोगों को ये स्टेप बहुत अच्छा लगा छप्रेकर ब्रदर्स का, व्हेन प्लेग कमिश्नर रैंड वाज किल्ड बाय दीज टू ब्रदर्स। तो उनको एनकरेजमेंट मिला, छप्रेकर ब्रदर्स को भी एनकरेजमेंट मिला कि लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और लोगों को लग रहा था कि हमारे साथ वो लीडर्स आ रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर, जो कहीं ना कहीं इंडिया को फ्रीडम तक ले जा सकते हैं। तो जब दोनों साइड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं तो दैट वाज समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म और द मिलिटेंट नेशनलिज्म। आफ्टर दैट कर्जन पॉलिसीज थी। कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया 1 सितंबर 1904 में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट से ऐसा हुआ कि जो अब ये था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और हायर एजुकेशन है वो कम्प्लीटली कंट्रोल में आ जाएगा ब्रिटिश के, और ब्रिटिश का जो मेंटेलिटी, जो साइकोलॉजी, जो टेंडेंसी थी वो ये थी कि इंडियंस को हायर एजुकेशन ना दिया जाए। तो हायर एजुकेशन ना दें तो इसलिए उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया। इट वॉज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, इसको भी लोगों ने वेलकम नहीं किया, इस वजह से भी मिलिटेंट नेशनलिज्म हुआ। देन कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया 1904 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम में पास हुआ। कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट में इन्होंने ये किया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी उसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स आते थे, और जो इलेक्टेड मेंबर्स आते थे उनको इंडियंस चुनते थे। तो इलेक्टेड मेंबर्स का तो उन्होंने रेशो, प्रपोर्शन, नंबर कम कर दिया, और जिनको ब्रिटिश नॉमिनेट करते थे, अपनी मर्जी से जिनको भेजते थे, उनका नंबर इंक्रीज कर दिया। तो अगर नॉमिनेशन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ब्रिटिश उन लोगों को भेजेंगे जो ब्रिटिश के को सपोर्ट करेंगे, और जो इलेक्टेड पीपल थे उनका नंबर इन्होंने कम कर दिया। तो मतलब इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन जो थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर कम हो गई। दैट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडियंस, एंड दैट आल्सो बिकम ए कॉज ऑफ द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। आफ्टर दैट देयर वाज द सीक्रेसी एक्ट पास्ड। सीक्रेसी एक्ट जो पास किया लॉर्ड कर्जन ने, उससे जो प्रेस थी उसको बैन कर दिया गया। जो इंडियन लीडर्स थे वो अपने आर्टिकल्स,
पेपर्स, अपने मैगजीन्स नहीं छाप सकते थे जिससे कि उनके व्यूज पूरी कंट्री में सर्कुलेट हों। तो दैट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस एंड दैट आल्सो बिकेम, जो ब्रिटिश ऐसा काम कर रहे हैं जो इंडियंस को एक्सेप्टेबल नहीं है, वही स्टेप, वही एक कॉज बन जाता है राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म के लिए। एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल इज वेरी मच फेमस, दैट वाज डन इन 1905 बाय लॉर्ड कर्जन एंड दैट वाज द शेयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इससे उन्होंने बंगाल को दो प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल वाज डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम्स एंड वेस्ट बंगाल वाज डोमिनेटेड बाय द हिंदूज। सो इन ऑर्डर टू डिवाइड हिंदूज फ्रॉम द मुस्लिम्स, उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। तो दैट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल, क्योंकि लोगों को दिखाई देख रहा था कि ये सिर्फ इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, जिसकी वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग कर रहे हैं, जिससे कि हम हिंदू और मुस्लिम मिलकर ब्रिटिश को यहाँ से उनको हम एक्सपेल ना कर पाएं। तो ये चीज़ें लोगों को समझ में आ रही थी। उसके बाद राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। लाइक बंगाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट लीडर्स इस टाइम आ रहे थे, बंगाल में जो इस टाइम इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उसमें राजनारायण बोस एंड अश्वनी कुमार दत्ता प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, और वो पब्लिक फिगर थे। सेकेंडली, महाराष्ट्र के अंदर जो इंपॉर्टेंट लीडर थे इसमें विष्णु शास्त्री चिपलुंकर वॉज देयर एंड बाल गंगाधर तिलक। दे वर वेरी मच फेमस इन महाराष्ट्र। बाल गंगाधर तिलक ने दो न्यूज़पेपर निकाले, मराठा और केसरी। मराठा वॉज इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड केसरी वॉज इन द मराठी लैंग्वेज। और इसमें उन्होंने ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उनको प्रॉपरली एक्सपोज किया, लोगों तक वो बात पहुंची और लोगों को पता चलने लगा कि हाउ दिस ब्रिटिश रूल वॉज डेंजरस, वॉज डेट्रीमेंटल फॉर आवर कंट्री डेवलपमेंट एंड progress, and that also become a cause of the rise of nationalism, militant nationalism in our country. Besides this, उन्होंने गणेश पूजा और शिवाजी फेस्टिवल भी स्टार्ट किए। तो गणेश पूजा एंड शिवाजी फेस्टिवल जब स्टार्ट हुआ तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहा कि पीपल्स ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया एंड दैट ऑल्सो बिकम ए कॉज ऑफ द नेशनलिज्म, मिलिटेंट नेशनलिज्म इन अवर कंट्री। आफ्टर दैट द रोल ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसमें दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने लोगों को बोला कि व्हाट यू पीपल वर इन द पास्ट में आप लोग क्या थे और अब आप क्या बन गए हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट लोगों को समझ में आने लगा कि दे हैड ए ग्लोरियस पास्ट, और ब्रिटिश की वजह से उनका जो कल्चर था, उनकी जो सिविलाइजेशन थी, उनके जो ट्रेडिशन थे वो कंप्लीटली खत्म होते जा रहे थे। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, जिन्होंने इंडियंस को बताया कि व्हाट एक्चुअली इंडिया वाज इन द पास्ट और आज के टाइप में हम लोग क्या बन गए हैं, हम क्या थे और क्या हो गए हैं। ये जब लोगों को समझ में आने लगा तो उन्होंने अपने ग्लोरियस पास्ट और कल्चर को अचीव करने की कोशिश की, जिससे कि इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंट नेशनलिज्म का राइज हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इवेंट्स। इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इवेंट्स ऐसे इस टाइम में ऐसे कुछ हुए जिससे कि इंडियंस के अंदर भी बहुत जोश आया और उन्होंने ब्रिटिश को यहाँ से एक्सपेल्ड करने के लिए अपना पूरा माइंडसेट तैयार किया। जैसे इटली एक इंपॉर्टेंट डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री है, दैट वाज डिफीटेड बाय इथोपिया, छोटी कंट्री अफ्रीका की। 1896 में इथोपिया ने इटली को डिफीट कर दिया। तो इटली अगर छोटी कंट्री इथोपिया अगर इटली को डिफीट कर सकती है, यूरोपियन कंट्री को डिफीट कर सकती है, तो इंडियंस क्यों नहीं ब्रिटिश को डिफीट कर सकते। ये इंडियंस के माइंड में बात आने लगी। दूसरा, रशिया वाज डिफीटेड बाय जापान इन 1905। जापान तो बहुत ही छोटी कंट्री है रशिया के सामने। रशिया क्या तो एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसका कुछ पार्ट यूरोप में और कुछ पार्ट एशिया में है। तो इतनी बड़ी कंट्री को अगर जापान डिफीट कर सकता है तो हम इंडियंस, हमारी कंट्री तो ब्रिटेन से बहुत बड़ी है। ब्रिटेन जो है वो हार्डली हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर है एरिया में, और अगर एक छोटी कंट्री बड़ी कंट्री को डिफीट कर सकती है तो क्या हम बड़ी कंट्री होकर एक छोटी कंट्री को डिफीट नहीं कर सकते। ये जब बातें लोगों के माइंड में आने लगी तो हमारी कंट्री के अंदर मिलिटेंट नेशनलिज्म और एक्सट्रीमिज्म का राइज हुआ। आफ्टर दैट देयर वाज द अफ्रीकन बोर वॉर हुआ, चाइना बॉक्सर वॉर था, इजिप्ट, टर्की, ईरान, यहाँ पर जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो इससे इंडियंस को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि इन छोटी छोटी कंट्रीज़ के अंदर अगर फ्रीडम स्ट्रगल हो सकता है तो हमारी कंट्री में फ्रीडम स्ट्रगल क्यों नहीं हो सकता। ये जब बात उनके माइंड में आने लगी तो दैट बिकम एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म और एक्सट्रीमिज्म इन अवर कंट्री। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ द एक्सट्रीमिज्म। यू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you could get videos on regular basis. Okay students, thanks.